नमस्कार। अक्सर हम जमीन को बस धूल या मिट्टी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी खेती, हमारे इकोसिस्टम और सच कहें तो हमारे पूरे अस्तित्व की बुनियाद है। मिट्टी कोई बेजान चीज बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरी की पूरी जीवित प्रणाली है, एक लिविंग सिस्टम है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में मिट्टी के इस अनोखे विज्ञान को जरा करीब से समझते हैं। आज का हमारा ये सफर काफी व्यवस्थित रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे द फाउंडेशन ऑफ लाइफ यानी जीवन के आधार की, फिर फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल को समझेंगे। उसके बाद पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर हम मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया और कुछ रीजनल और स्पेशलाइज्ड सॉइल्स का जायजा लेंगे और अंत में इसके डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन पर एक जरूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। अब देखिए, आज हमारे पास खेती और मिट्टी को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक एजेंसियां मौजूद हैं, लेकिन हजारों साल पहले ही प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने मिट्टी की इस दोहरी प्रकृति को बिल्कुल सटीक तरीके से समझ लिया था। उन्होंने उपजाऊ मिट्टी को उर्वरा और बंजर जमीन को ऊसरा का नाम दिया था। ये वाकई कमाल की बात है कि मिट्टी की गुणवत्ता का ये विज्ञान हमारी संस्कृति की जड़ों में कितना गहरा बसा हुआ है। आइए अब जरा इसके विज्ञान को समझते हैं। हमारा दूसरा खंड है फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल। हवा, पानी और मौसम की मार से बड़ी बड़ी चट्टानें कैसे टूटकर मिट्टी बनती हैं, इसे समझने के लिए हमें मिट्टी की परतों को देखना होगा। ये बिल्कुल किसी इमारत की नींव जैसा है। सबसे नीचे स्टेप 1 में होता है होराइजन सी, जहां बस चट्टानों के ढीले ढाले टुकड़े होते हैं। इसके ठीक ऊपर स्टेप 2 में होराइजन बी आता है। ये काफी ठोस परत है। इसमें मिनरल्स तो खूब होते हैं, लेकिन ह्यूमस कम होता है। और सबसे ऊपर स्टेप 3 में मौजूद है होराइजन ए यानी टॉप सॉइल। यही वो जादुई परत है जो ह्यूमस से भरपूर होती है, मुलायम होती है और धरती पर हर तरह के जीवन को फलने फूलने का आधार देती है। अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशंस। मिट्टी के कणों का आकार कैसे सब कुछ बदल देता है, आइए देखते हैं। अगर हम सैंडी यानी रेतीली और क्ले यानी चिकनी मिट्टी को आमने सामने रखें तो फर्क साफ नजर आता है। रेतीली मिट्टी के कण काफी बड़े होते हैं, उनके बीच इतनी जगह होती है कि पानी तुरंत बह जाता है। ये एकदम सूखी होती है। लेकिन दूसरी तरफ क्ले मिट्टी के कण बेहद बारीक और आपस में बिल्कुल कसकर जुड़े होते हैं। ये पानी को सबसे ज्यादा सोख कर रख सकती है, इसीलिए ये काफी भारी भी होती है। और पता है, कणों का यही आकार तय करता है कि कौन सी मिट्टी खेती के लिए कितनी असरदार होगी। और यहीं पर एंट्री होती है खेती के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प की, लोमी सॉइल, जिसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसे आप खेती का गोल्ड स्टैंडर्ड कह सकते हैं। इसमें रेत, क्ले और नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट का एकदम परफेक्ट बैलेंस होता है। इसमें पानी सोखने की सही क्षमता और ह्यूमस दोनों मौजूद होते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए लाजवाब हैं। इन बुनियादी बातों को जानने के बाद अब हम अपने चौथे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया। चलिए भारत की 4 सबसे प्रमुख मिट्टियों का सफर तय करते हैं। शुरुआत करते हैं एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से, जिसका दायरा सबसे बड़ा है। ये भारत के लगभग 40% हिस्से में फैली है, खासकर उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में। नदियां अपने साथ जो गाद बहाकर लाती हैं, उसी के जमा होने से ये मिट्टी बनती है। इसमें पोटाश तो भरपूर होता है, पर फास्फोरस थोड़ा कम। लेकिन गेहूं, चावल और गन्ने की बम्पर पैदावार के लिए ये मिट्टी पूरे उत्तर भारत की कृषि की रीढ़ है। गंगा के विशाल मैदानों में इस एलुवियल सॉइल के भी 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है खादर। ये नई एलुवियम है। हर साल बाढ़ अपने साथ जो बारीक सिल्ट लाती है, वो इसे और भी उपजाऊ बना देती है। और दूसरा है भांगर। ये पुरानी एलुवियम है जो बाढ़ के मैदानों से थोड़ा दूर ऊंचाई पर जमा होती है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही मिट्टियों में अजीब तरीके से कंकड़ मौजूद होते हैं। इस लिस्ट में अगली बारी आती है ब्लैक सॉइल की, जिसे रेगर भी कहते हैं। ये दक्कन के पठार पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसकी सबसे हैरान करने वाली खूबी है इसकी सेल्फ प्लाविंग या खुद ब खुद जुताई करने की क्षमता। गीली होने पर यह फूलकर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ये लंबे समय तक नमी को कैद करके रख सकती है और इसी वजह से सूखे मौसम में भी कॉटन यानी कपास उगाने के लिए ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। इसका लाल रंग असल में इग्नियस चट्टानों में मौजूद लोहे के फैलने की वजह से होता है। और एक कमाल की रासायनिक प्रतिक्रिया देखिए।
जब इस मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये पीले रंग की दिखने लगती है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की थोड़ी कमी होती है, इसलिए अच्छी फसल के लिए बाहर से फर्टिलाइजर्स डालना जरूरी हो जाता है। चौथी प्रमुख मिट्टी है लेटेराइट सॉइल। ये उन ट्रॉपिकल इलाकों में बनती है जहां भयंकर गर्मी और भारी बारिश होती है। इतनी ज़्यादा बारिश से एक प्रक्रिया होती है जिसे लीचिंग कहते हैं। ये पानी मिट्टी के सारे ज़रूरी पोषक तत्वों को एकदम धो डालता है और पीछे बचता है सिर्फ आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ऊपर से तेज़ गर्मी के कारण बैक्टीरिया इसके ह्यूमस को भी ख़त्म कर देते हैं। इसमें फसल उगाने के लिए काफ़ी खाद चाहिए, लेकिन हाँ, ईंटें बनाने और काजू की खेती के लिए इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। अब हम अपने 5वें खंड पर आते हैं, रीजनल और स्पेशलाइज्ड सॉइल्स। भारत के कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण इलाकों की मिट्टियों को देखते हैं। भारत में कुछ खास तरह की मिट्टियां भी हैं जो बिल्कुल चरम स्थितियों में बनती हैं। सबसे पहले है एरिड या शुष्क मिट्टी। ये रेतीली होती है, इसमें नमी बिल्कुल नहीं होती और इसके नीचे एक कंकड़ की परत पानी को अंदर जाने ही नहीं देती। दूसरी है सलाइन या ऊसर मिट्टी। इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और जल भराव के कारण ये पूरी तरह बंजर हो चुकी होती है। तीसरी पीटी मिट्टी है। ये भारी नमी वाले इलाकों में बनती है और इसमें 40 से 50% तक डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिससे ये भारी और काली हो जाती हैं। और चौथी है फॉरेस्ट मिट्टी, जो पहाड़ों की ढलानों के हिसाब से बदलती रहती है। ऊपर बर्फ के पास ये एसिडिक होती है और नीचे घाटियों में जाकर उपजाऊ और लोमी बन जाती है। अब जरा सूखे इलाकों में किए जाने वाली बहुत ज़्यादा सिंचाई के एक गंभीर साइड इफेक्ट को समझते हैं। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। जब हम ऐसे इलाकों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देते हैं तो वाष्पीकरण के कारण ज़मीन के नीचे का सारा नमक खिंचकर सबसे ऊपरी परत पर आ जाता है। नतीजा, उपजाऊ ज़मीन बिल्कुल सलाइन और बंजर हो जाती है। पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में सघन खेती के कारण ये एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है और वहाँ किसानों को मिट्टी बचाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाना पड़ रहा है। और यही संकट हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गंभीर खंड की ओर ले जाता है, खंड 6, डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन। अगर हम उन मानवीय गतिविधियों को देखें जो मिट्टी की उर्वरता को तेजी से खत्म कर रही हैं, तो उनमें वनों की अंधाधुंध कटाई, जरूरत से ज्यादा चराई, बहुत ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग और कंस्ट्रक्शन व जंगल की आग सबसे ऊपर हैं। ये गतिविधियां प्राकृतिक रूप से बनने वाली मिट्टी को इतनी तेजी से बर्बाद कर रही हैं कि उसकी भरपाई कर पाना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं, बल्कि एक लिविंग सिस्टम है। हाँ, इसका शरण हो रहा है, लेकिन अगर सही तरीके से इसकी देखभाल की जाए तो इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। हमारी भविष्य की खाद्य सुरक्षा इसी बात पर टिकी है कि हम सब मिलकर और सरकार व विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसके संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाएं। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस बेहद जरूरी सवाल पर छोड़ते हैं। अगर मिट्टी एक इतना जटिल और जीवित सिस्टम है जो पूरी दुनिया को पालता है, तो क्या हमारे सामूहिक प्रयास इसके पूरी तरह खत्म होने से पहले इसे बचा सकते हैं? जरा सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पैरों के नीचे की जमीन नहीं, बल्कि हमारा कल है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।